चलिए हम स्टार्ट करते हैं टेंस। जैसे कि आप लोगों को मालूम होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा दिए हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा दिए हैं, सारा फॉर्मूला भी बता दिए हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा दिए हैं, उसका जितना भी फॉर्मूला था सारा फॉर्मूला बता दिए हैं। अब हम अगले वीडियो हम बताए थे भी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को हम बताएंगे, ठीक है। अगले वीडियो में हम कह दिए थे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का बताएंगे, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का चार वीडियो बना दिए हैं। जो भी नहीं देखे हो जाकर देख लेना है, 4 वीडियो हम बना चुके हैं ऑलरेडी, हम 4 वीडियो बना चुके हैं, बहुत ही बेहतरीन पढ़ाए भी हैं। और आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, जैसे कि यही 6 है, इसी 6 के ऊपर जो है सारा डिस्कस होगा। इसी 6 के ऊपर पूरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस समाप्त हो जाएगा, ठीक है। और समझना है ये चीज़, पहला नंबर यह है कि जितना हम बोर्ड या कहने का मतलब यह है कि सिर्फ बोर्ड पर लिख देने से कुछ नहीं होता है। अगर बोर्ड पर लिख देने सर किताब में लिख देने से अगर कोई पढ़ लेता तो महान हो जाता है, मास्टर का कोई ज़रूरत नहीं पड़ता। तो मेन मुद्दा है कि समझाना, अगर समझ आ जाए तो सबसे बड़ी बात होती है वही, ठीक है। तो समझने का प्रयास करेंगे। अगर किसी को परेशानी हो, चाहे वो ऑफलाइन चाहे ऑनलाइन जो भी देख रहे हो, अगर किसी परेशानी हो कमेंट करोगे, हम देख लेंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जो भी लोगों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं पढ़ा है कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा हम रिव्यू दे देते हैं। उसमें बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो था उसको पहचानने का नियम बताए थे, उसको पहचानने के नियम बताए थे कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ता है, ती है, ते है इत्यादि शब्द लगा रहा है, उसी को कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। जैसे राम खाता है, राम खाता है, राम खाता है, तो यहाँ पे क्या लगा है? ता लगा है, तो इसका मतलब ये क्या है? तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। कहीं दुख दर्द, पीड़ा, माथा दर्द, सर दर्द कुछ नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ जाते हैं। अब हम चलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। कहने मतलब ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को पहचाने कैसे, ठीक है। तो जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो इत्यादि शब्द लगा रहे हैं, उसी को कहेंगे कि ये टेंस कौन सा है? तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। नहीं, एक मिनट, कहने का मतलब यह है कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, क्या है? रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो इत्यादि शब्द लगा रहा है, उसी को कहते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। पहले वो समझ, कहने का मतलब यह है कि सुनना पर बेहतरीन है। पहले सुनो कि हम क्या कहने वाले हैं। एक बार में किसी को समझ नहीं आता है, कोई भी माँ का ऐसा लाल नहीं कि जो एक बार में समझ ले किसी चीज़ को। हम भी जब पढ़ते थे तो एक बार में समझ नहीं आता, कोई भी चीज़ एक बार में समझ नहीं आता। अगर एक बार में समझ आ जाता तो आज तो सब महान हो जाता है ना। एक बार में समझ नहीं आता है, तो उसी को प्रकार यह है, एक बार में समझ नहीं है, 2 बार समझ नहीं है, 10 बार समझाएंगे, 20 बार समझाएंगे। लेकिन अगर एक वीडियो ज़्यादा लगे, 10 वीडियो ज़्यादा लगे कि हम बनाएंगे, लेकिन बेहतरीन तरह से टेंस समझा कर जाएंगे। यहाँ से 10 नंबर पूछा जाता है, 10 नंबर तुम्हारा मुट्ठी में करके जाएंगे पूरा, ठीक है। चलो समझते हैं। कहने का मतलब यह है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को पहचानने कैसे। मेन बात है पहचानना। बोर्ड एग्जाम में जैसे आएगा पहचानना, मेन बात है वो कौन सा टेंस है उसको पहचानना मेन मुद्दा होता है। पहचाने कैसे? कहने का मतलब यह है कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, ध्यान देना है, रहा है। एक बात तो है, अगर ध्यान दोगे तो ऐसा कभी नहीं समझ आएगा, है ना। और छुदुर बुदुर वाला चक्कर में रहोगे तो नहीं समझ नहीं आएगा। रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि शब्द लगा रहा है, रहा है, रही है, रहे है, जो भी शब्द इस लगा रहा है, अंत में लगा रहा है, तो कहेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। अभी बौखना नहीं है, ठीक है। अभी और बेहतरीन से समझाएंगे, आगे बढ़ते हैं। जैसे कहने का मतलब यह है, जैसे कुछ ले लेते हैं, वह बुला रहा है, वह बुला रहा है, वह बुला रहा है। अच्छा बउआ बताइए, अब इस आप ही लोग से हम पूछते हैं कि यहाँ पे जो है वह बुला रहा है, अब हम कैसे पहचानेंगे कौन सा टेंस है? पहले पहचाने कैसे बउआ, पहचानिए आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लगा, रहा है लगा हुआ है, रहा लगा है लास्ट में, इसका मतलब ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। क्या इसको बकलोलो, जो बकलोल रहेगा वो कहेगा इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, क्या वो जो है ना बकलोल है, छुदर बुदर चक्कर में रह गया है ना। तो ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, क्योंकि रहा है लगा है लास्ट में, इसका मतलब यह है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। कहीं दिक्कत नहीं, दिक्कत है।
अंधेरिया रात में भी कोई पूछेगा तो बता देंगे अच्छा रहा है, लास्ट में रहा है बोला है, इसका मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अतः वह खाता है, ता है, इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और समझाएंगे 10 एग्जाम्पल में 20 एग्जाम्पल देंगे, लेकिन जब तक समझ नहीं आएगा तब तक हम समझाते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं, चाहे वीडियो लंबा हो जाए चाहे वीडियो छोटा हो जाए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा लेते हैं। सोनू सो रहा है, सोनू सो रहा है, सोनू सो रहा है। बहु बताइए अब कौन सा टेंस होगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। रहा है आया लास्ट में, आ रहा है, सब के लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो, सब चीज लगा ही रहेगा। इसका मतलब यह कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। कहीं दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ते हैं। रमेश घर जा रहा है। अब जिससे हम पूछेंगे वो जवाब देना है, वही लड़का जवाब दोगे, है ना। बताओ कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। कैसे पहचान गए हो कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, रहा है। ठीक है, कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ जाए। अब बताइए बुआ, आप ये लोग बताइए कि पहचानने में किसी को दिक्कत है, टेंस पहचानने में किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आगे बढ़ जाए, इतना हम बता दिए। अब आते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को पहचानने के लिए हर लड़का लोग समझ चुका है, हर जो है किसी प्रकार की परेशानियां किसी चीज़ में नहीं होना चाहिए, पहचानने में तो कहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर पहचानने में दिक्कत हो रहा है, इसका मतलब यह है कि जो है फिर बना नहीं पाओगे वहाँ। आगे बढ़ जाते हैं। अब आते हैं आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन मतलब होता है कि इसका जो है कहने होता है, आइडेंटिफिकेशन मतलब होता है परिचय। क्या होता है, परिचय। परिचय मतलब यह है कि उसको पहचानेंगे कैसे, उसको पहचानेंगे कैसे। तो बता दिया पहचाने का नियम कि जिस हिंदी वाक्यांत में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि शब्द लगा रहे तो कहेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, कहीं दिक्कत नहीं। अब आते हैं फार्मूला। फार्मूला क्या है, तो फार्मूला ये 6 वो है, और 6 वो के ऊपर प्रश्न पूछा जाता है, और 6 वो के ऊपर प्रश्न पूछता है, और 6 वो के ऊपर समझेंगे, कोई दिक्कत किसी को। पहले समझेंगे इसके बारे में, उसके बाद समझेंगे ई फार्मूला, उसके बाद समझेंगे इस फार्मूला, उसके बाद समझेंगे ई फार्मूला, उसके बाद समझेंगे ई फार्मूला। कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, कोई लिखना नहीं होगा। सब वीडियो जो है बाद में जो है वीडियो रोक कर देख लीजिएगा, पहले सुन लीजिए बढ़िया से, हम ईमानदारी से सुन लीजिए। पहला नंबर, पहला फार्मूला पर हम चलेंगे जिसको कहते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव फार्मूला, है ना। चलिए वो ध्यान दीजिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए अफर्मेटिव पर। अब इसके बारे में हम समझेंगे। कहने मतलब यह है, ये क्या है, सब्जेक्ट क्या है। अब आते हैं यहाँ पे, हम सारा चीज हम यहाँ पे बताएंगे इसमें, ठीक है। यहाँ पे हम बताएंगे, उधर लिखा हुआ यहाँ पे हम समझाएंगे। जैसे अफर्मेटिव में आते हैं, पहले आते हैं अफर्मेटिव में। पहला नंबर फार्मूला क्या है, तो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस, चलो इतना प्रकार का नहीं लिखते होंगे ना तो फिर नहीं समझ आएगा। इधर लिखते हैं अफर्मेटिव, समझते हैं, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। कहीं दिक्कत किसी को इसमें, जो लिखे नहीं दिक्कत होना। अब बढ़िया से फॉर्मूला को डिटेल से समझेंगे। 10 वीडियो अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को उनको बनाना पड़ जाए तो 10 को बनाएंगे, लेकिन बेहतरीन समझाएंगे। ऐसा समझाएंगे देंगे कि आने वाला बाल बच्चा भी सिखा दोगे, बेहतरीन से सिखा दोगे, है ना। सिर्फ ध्यान यहाँ पे होना चाहिए, तब आप समझते हुए देखिए यहाँ पे दिखे सब्जेक्ट, इसको क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। एक कब चीज तोड़ के पढ़ाएंगे, ये क्या है, सब्जेक्ट है। और ई जो लगा रहता है, इज एम आर वाज वाज वर वाज वर वाज वर वाज वर हैज हैज हैव हैज हैव हैड, है ना, डू डज इत्यादि सब जो ये सब लगा रहता है, ये सब क्या होता है वो हेल्पिंग वर्ब होता है। क्या होता है, हेल्पिंग। कौन सा वर्ब होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है। कौन सा वर्ब होता है, ये सब हेल्पिंग वर्ब होता है, याद रखना। कौन सा वर्ब होता है, हेल्पिंग होता है, हेल्पिंग वर्ब। अब यहाँ पे सवाल उठता है, सवाल उठना लाजमी भैया, हेल्पिंग वर्ब मतलब होता है क्या, हेल्पिंग वर्ब मतलब होता है क्या। बहुआ हेल्पिंग वर्ब मतलब होता है सहायक वर्ब, जो कि सहायता करता हो, जो कि सेंटेंस में आकर सहायता करता हो। क्या करता हो, सहायता करता हो। जैसे आप ही लोगों का दोस्त जब किसी मुसीबत पड़ता है तो आकर क्या करता है, सहायता करता है। चाहे वो आर्थिक रूप से करे, चाहे वो
शारीरिक रूप से करे चाहे जिस प्रकार से करे, लेकिन करता है ना। तो वो हो गया सहायक। जैसे उसी प्रकार से यहाँ होता है सहायक क्रिया होता है। क्रिया मतलब वर्ब है ना, वर्ब का हिंदी क्रिया। किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। और एक बात तो है कि जिंदगी में एक दोस्त का होना बहुत जरूरी है। दोस्त बनाओ, बेहतरीन दोस्त बनाओ कि जिंदगी भर साथ निभाए। ऐसा नहीं कि बीच रास्ता में छोड़ दे, वैसा भी दोस्त नहीं। एकदम बेहतरीन दोस्त जो कि आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चले, और तब तक चले जब तक आप ना बोले रुकने के लिए, है ना। तो कहने का मतलब यह है कि एक अपने ज़िंदगी के राहों में एक ऐसा दोस्त बनाइए जो आपको ज़िंदगी भर साथ निभाए, ना कि बीच रास्ता में छोड़कर चला जाए, है ना। ईमानदार होना चाहिए, बेहतरीन एकदम होना चाहिए, और आपके जो है हर एक सुख दुख में साथ दे। ऐसा दोस्त होना बहुत ही ज़रूरी है आज के समय में, खास करके आज के समय। मेरा ये कहने का मतलब मेरा ये एक्सपीरियंस, अपना एक्सपीरियंस के माध्यम से कहते हैं कि अपनी ज़िंदगी में, अपने ये लाइफ में एक दोस्त का होना बहुत ही ज़रूरी है। 10 दोस्त मत बनाइए अपनी ज़िंदगी में, लेकिन एक दोस्त बनाइए जो कि बेहतरीन बनाइए, जो कि आपके हर एक दुख सुख में साथ दे, आपके हर एक परेशानी में आपके साथ खड़ा हो जाए। जब आप कॉल लगाइए 12 बजे रात को, रात में, है ना, भोर भिनसर, जब भी कॉल लगाइए तब वो दोस्त आपके साथ खड़ा हो जाए, आपके दुखद स्थिति में तुरंत खड़ा हो जाए। लेकिन सुख में आए या ना आए, वह दोस्त सुख में आए ना आए और दुख में तुरंत आ जाए, वैसा दोस्त बनाइए। वैसा दोस्त याद रखिएगा जल्दी नहीं मिलता है, बहुत कठिन उसको खोजना पड़ता है, बहुत मेहनत लगता है खोजने में। वैसा दोस्त हर किसी को नहीं मिलता, नसीब वाले को वैसा दोस्त मिलता है जो कि आपके हर एक दुख सुख में साथ दे, है ना। उसी प्रकार ये सहायक क्रिया हो गया। अब आते हैं हेल्पिंग वर्ब, समझ आ गया। अब आते हैं मेन वर्ब में। अब यहाँ सवाल उठता है कि मेन वर्ब होता है क्यों। आप सब समझाएंगे, यही तो बेसिक है, टेंस से ही बेसिक बनता है। अब हम समझा दिए हैं कि इज, एम, आर, वाज, वर, हैड, हैव, हैज, डू, डज, etc। ये सभी क्या है तो हेल्पिंग वर्ब है। होगा ये सब जल्दी नहीं समझाएगा कोई, किसने नहीं समझाएगा। तुम 12th में आ गए हो आप लोग। वो जानता है, वो शिक्षक को भी मालूम है कि ये बंदा जहाँ से भी आया सीख के आया होगा, लेकिन एक शिक्षक अपने शिक्षक के मुताबिक पढ़ाता है, लेकिन एक शिक्षक को उसके मुताबिक, स्टूडेंट के मुताबिक पढ़ाना चाहिए कि उस स्टूडेंट जो आता है उसको नहीं आता है। लेकिन वो पढ़ाते हैं क्या कि बच्चा बाग तो आता ही होगा, 9वां में पढ़ा होगा, 10वां में पढ़ा होगा, 11th में पढ़ा होगा, इन सबसे बकलोल बच्चा तो वही जुटता है, न 10वां में पढ़ता है, न तो 11th में पढ़ता है, न तो 9वां में पढ़ता है, न तो 8वां में पढ़ता है। कहीं पढ़ता है नहीं पढ़ता, जाके डायरेक्ट में 12th में पढ़ता है। कहने मतलब यह है कि कोई भी इंसान हो, किसी चीज़ का अहमियत तब उसको समझ आता है जब उस चीज़ का जरूरत पड़ता है। जब किसी चीज़ का जरूरत पड़ता है तब उस चीज़ का अहमियत पड़ता है उसका। जैसे आज अभी बरसात का मौसम है, अभी क्या है बरसात का मौसम है, तो अभी हर लोगों को अभी छाता का अहमियत समझ आता होगा कि छाता का हमारी ज़िंदगी में क्या अहमियत है, इस मौसम में छाता का क्या अहमियत है, आज उसको समझ आता होगा। तो आपका कदर तब होगा जब आपका समय आएगा, है ना। करीब मतलब यह है सब कब समय आता है, सब कुछ जो है एक बार समय हर कोई देता है समय। एक बार आपको भी इंसान बनने का समय देगा और आप भी बनिएगा। तो इतना याद हो गया हेल्पिंग वर्ब। अब आते हैं मेन वर्ब होगा। अब आते हैं मेन वर्ब। मेन वर्ब मतलब होता है, देखिए समझिएगा, मेन वर्ब होता क्या, जैसे कहने का मतलब यह है कि जैसे हो गया अबाउट हो गया, है ना, जैसे एडवाइस हो गया, आंसर हो गया, अराइज हो गया, बहुत सारा हेल्प मेन वर्ब है। मेन वर्ब मतलब ये हो गया कि जब भी मेन वर्ब आता है, याद रखें, जब भी मेन वर्ब आएगा तो हेल्पिंग वर्ब के बाद ही आएगा। ये बात हमेशा कान खोज कर रखना है कि जब भी मेन वर्ब आता है, जब भी मेन वर्ब आता है तो याद रखिएगा कि मेन वर्ब जब भी आएगा तो हेल्पिंग वर्ब के बाद ही आएगा, ठीक है। और उसमें क्या लगा रहेगा तो ing लगा रहेगा, तो उसका मतलब वर्ब 4 हो गया। ing लगा रहेगा तो वर्ब 4 हो जाएगा। सब चीज़ याद करा देंगे बुआ, धीरे धीरे सब चीज़ याद। अभी स्टार्ट कहाँ किए हैं, अभी चैप्टर में पढ़, इसलिए बेसिक बता रहे हैं। जिससे कहने का मतलब यह है कि जैसे अगर किसी में जैसे मान लीजिए लिखते हैं गोइंग में ing लग गया, इसका मतलब ये हो गया वर्ब 4। अगर किसी के लास्ट में वर्ब ing लग गया, इसका मतलब वर्ब 4। कौन सा वर्ब हो गया, वर्ब 4। इसी को कहते हैं हेल्पिंग वर्ब।
कहीं दिक्कत, एक मिनट, कहीं दिक्कत, इसी को कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। किसी के लास्ट में आईएनजी लग जाता हो तो उसी को कहेंगे, उसी का कहेंगे मेन वर्ब कहेंगे, उसी को मेन वर्ब कहेंगे और वर्ब फोर कहेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब नहीं कि खाली जिसमें आईएनजी लगेगा उसी को मेन वर्ब कहेंगे और किसी को कहेंगे। अब समझना है, वर्ब फोर आईएनजी लगेगा तो क्या कौन सा वर्ब कहेंगे, तो वर्ब फोर कहेंगे। कौन सा वर्ब कहेंगे, वर्ब फोर कहेंगे। इसलिए वर्ब फोर कहेंगे, इसलिए समझा रहे हैं क्योंकि हर किसी में इसमें वर्ब फोर का यूज हुआ है। ठीक है, तो वर्ब फोर में किसी को कोई दिक्कत नहीं होता है, कुछ भी लिख दीजिए और लास्ट में आईएनजी लगा दीजिए, हो जाएगा वर्ब फोर, हो जाएगा वर्ब फोर। कहीं दिक्कत, जिसमें एस या ईएस लगाओ, जिसमें एस या ईएस लगाओ तो समझ आएगा कि वह कौन सा है, तो वर्ब फाइव है, वर्ब फाइव है। कौन सा है, वर्ब फाइव है। कहीं दिक्कत, जिसमें एस या ईएस लगा, जिस शब्द में एस या ईएस लगाओ, जैसे गोस, तो क्या हो गया, ईएस आ गया, इसका मतलब कौन सा है, वर्ब फाइव। कौन सा वर्ब हो गया, वर्ब फाइव हो गया। इसमें आईएनजी लगा था, इसका मतलब वर्ब फोर, जिसमें एस या ईएस लग जाए इसका मतलब वर्ब फाइव। कहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आते हैं दो गो में ही कंफ्यूज आए, आप लोग कंफ्यूज आ जाइएगा, वर्ब टू और वर्ब थ्री। ठीक है, अब वर्ब आते हैं वर्ब वन में। वर्ब वन एकदम सीधा सपाटा रहेगा, सीधा सपाटा। तो क्या मतलब है, जैसे गो हो गया, उसके बाद गो हो गया, एडवाइस हो गया, नॉर्मली रहेगा, जो शब्द आप बोलेंगे वही रहेगा, तो उसमें कोई चीज़ का प्रयोग नहीं होगा, ना आईएनजी का प्रयोग होगा, ना तो एस या ईएस का प्रयोग होगा, कोई किसी चीज़ का उसमें प्रयोग नॉर्मली रहेगा, उसमें कोई चीज़ का प्रयोग नहीं होगा। इसी को कहते हैं वर्ब वन कहते हैं, वर्ब वन कहते हैं। ठीक है, इसी को कहेंगे वर्ब वन और हेल्पिंग वर्ब भी कहेंगे। और जितना याद रखना है, हेल्पिंग वर्ब जब भी आता है तो मेन वर्ब के, हेल्पिंग वर्ब जब भी, मेन वर्ब जब भी आता है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है। ठीक है, याद रखना है, लिख लेना है बढ़िया से कॉपी में, ताकि परेशानी ना करें। आगे बढ़ जाए, अब हम आगे बढ़ जाते हैं। जैसे अब आता है वर्ब टू। वर्ब टू थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम होता है, किसी में ईडी लग जाता है। याद रखना है, अधिकतर वर्ब टू और वर्ब थ्री में ईडी लगा रहता है, ईडी वर्ब टू और वर्ब थ्री में दोनों सेम रहता है। अधिकतर में कोई बहुत सारा अपवाद होता है, उसको लिखवा देंगे, उसको याद कर लोगे तो याद रखना कि जिसमें ईडी लगा देंगे वर्ब टू और वर्ब थ्री बन जाएगा। वर्ब टू और वर्ब थ्री सेम रहता है, बहुत का सेम में रहता है, लेकिन कुछ का जो है 10 को 15 को का है ना, थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। ठीक है, तो उसको लिखवा देंगे, जो कोई अपवाद होता है तो अधिकतर में ईडी लगा रहता है, अधिकतर में ईडी लगा होता है, उसको वर्ब टू और वर्ब थ्री कहते हैं। जिसमें आईएनजी लगा रहा है, आईएनजी लगा रहा है, आईएनजी लगा रहा है उसको वर्ब फोर कहेंगे, उसको वर्ब फोर कहेंगे। जिसमें एस या ईएस लगा रहा है उसको वर्ब फाइव कहेंगे, उसको वर्ब फाइव कहेंगे। जो सिंपल में रहे, जो सिंपल में रहेगा, सिंपल में जो सिंपल में रहता है उसको वर्ब वन कहते हैं, उसको वर्ब वन कहेंगे। और यही सब को कहते हैं हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। कहीं दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए, इतना बेहतरीन से समझा रहे हैं। अगर इतना समझाने के बावजूद भी परेशानियाँ बना रह जाए तो वो फिर तो पढ़ाई आपका बस के बात नहीं है। इतना बेहतरीन से समझाने के बाद भी अगर परेशानियाँ बना रह जाए तो फिर जीरो लेवल से स्टार्ट, इतना जीरो लेवल से स्टार्ट किए, हीरो बना रहे हैं। अब फिर अपना क्या मतलब कि आप सिखाएंगे APPLE एप्पल, है ना, BOY बॉय, CAR कार, तो हो गया, तो हमारी ज़िंदगी पार हो गया, है ना, तो हम लोग पढ़ाना पार हो गया। अब खत्म, अब आते हैं चलिए, अब हम समझते हैं। जैसे समझा दिए थे, अब एक पहला हम इसके ऊपर वर्क, अभी इसके ऊपर वर्क कर रहे हैं, इसके ऊपर काम कर रहे हैं। पहले इसको सॉल्व करेंगे, इसकी ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है इसके ऊपर पहले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसको कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव फार्मूला, है ना। ठीक है, कहीं दिक्कत, बढ़िया समझाएंगे, कोई दिक्कत ना होगा। जैसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला क्या बोलो वो, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर V4 प्लस ऑब्जेक्ट। अब जिससे पूछेंगे वही बताना है ना, दांत में चियारना बीच में, जिससे पूछेंगे वही होगा। आप बताइए, इसमें से इसमें से जो है इज एम आर कौन सा वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब है, कौन सा वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब है, जल्दी बताना है। तो ये हेल्पिंग वर्ब है, ये कौन सा वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब। अभी तुरंत लिखाए थे, कौन सा वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है। ये कौन सा वर्ब है, मेन वर्ब।
कहीं दिक्कत? इतना तोड़ के समझाए, कोई नहीं तोड़ के इतना समझाता हुआ कि कौन सा वर्ब है, सीधा रटवा दिए, रट लो हुआ। ठीक है, कौन सा वर्ब है? वर्ब 4। याद रखना है, नोट करके लिख लेना है, कोई नहीं बताएगा ये सब, जल्दी नोट करके लिख लेना है कि जिस सेंटेंस जिसमें जिस वर्ड के लास्ट में आईएनजी लगा रहा है, जिस वर्ब के लास्ट में आईएनजी लगाओ उसको जीरंड कहते हैं। क्या कहते हैं? जीरंड। क्या कहते हैं? जीरंड। क्या कहते हैं? जीरंड कहते हैं। याद रखना, क्या कहते हैं? जीरंड कहते हैं। क्या कहते हैं? जीरंड कहते हैं। याद रखना, जीरंड कहते हैं। ठीक है, जिसके लास्ट में आईएनजी लगा रहा है उसको क्या कहते हैं? जीरंड कहते हैं। जिस वर्ब के लास्ट में आईएनजी लगा रहा है उसको जीरंड कहते हैं। वर्ब 4 को ही जीरंड कहते हैं और वर्ब 4 को मेन वर्ब कहेंगे। क्या दिक्कत? अब आते हैं, ये ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, और याद रखना है, ऑब्जेक्ट जब भी रहता है तो लास्ट में रहता है। कहाँ रहता है? लास्ट में। और सब्जेक्ट जब भी लगेगा तो पहले रहेगा, और हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब, है ना। जो हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगा तो याद रखना, हेल्पिंग वर्ब जो रहता है मेन वर्ब के पहले रहता है, और मेन वर्ब जो है हेल्पिंग वर्ब के बाद रहता है। कहीं दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना परेशानियां किसी को नहीं होनी चाहिए। चलिए, और इतना समझा दिया, किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो लंबा हो जाए, इसके लिए वीडियो को यहीं पे रोकना पड़ेगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।